बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा पिछले 75 सालों में या 100 सालों में आप कह लें, हमने जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है वो इसराइल की नाकामी देखी है। आप ज़रा इस शख्स को देखिए। ये शख्स उठता है, इसके पास एक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल, और अंदाज़ा करें किसी तर्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है और खड़ा होता है और फिजा में इसराइल का एक हैरन ड्रोन आता है जो खतरनाक है, जो भारत खरीद रहा है, दुनिया खरीद रही है, और ये उसको फायर करता है और उसके बाद वो ड्रोन तबाह हो जाता है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए इनकी मार्केट का सत्यानाश कैसे हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि वो ड्रोन्स जो गिराए नहीं जा सकते थे, वो एक शख्स उठता है, मुंह पर उसने मास्क पहना हुआ है और वो ड्रोन की जानिब देखता है और वहां पर उसको फायर करता है और उसके बाद उसको उड़ा कर रख देता है। अब आप बताएं कि एक कंपनी जिसने इतना पैसा लगाया, पूरी दुनिया में इन्होंने मार्केटिंग की, दुनिया के अंदर इन्होंने लोगों को बताया कि देखिए हमारे पास तो क्या लाजवाब चीज है, और बदले में हुआ क्या है। अब आप सोचिए जरा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसराइल को यह हुआ कि सारी दुनिया के सामने, यानी इनकी इतनी बदनामी हो रही है, वो कंपनीज जो इनसे ड्रोन्स खरीदते हैं वो कहती हैं कि यार तुम लोग तो हमारे के सामने टिक नहीं पा रहे, वो तुम्हारे ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं, तुम्हारे टैंक्स तबाह कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस लड़ाई का नुकसान क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप सोचें कि इसराइल से तमाम ममालिक ने अपने जो ताल्लुकात है उनकी नज़रसानी की। इन्होंने इतनी बमबारी मारी, इतनी बमबारी की, अब हर कोई या तो कोई इनका सफीर निकाल रहा है या कोई, इवन के आप देख लें कि जो समिट हुआ है मुसलमानों का, उसमें भी कहा गया कि यार इसराइल के खिलाफ जाना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि जंगी ताकत में इसराइल कहता, खुद वो क्लेम करता था हम दुनिया की नंबर 1 फौज है, हमारी एजेंसी नंबर 1 है और हमारी एयरफोर्स। अब वो जंगी ताकत में वैसे तीसरे चौथे नंबर पर था, लेकिन उसका वो जो मकाम, वो दबदबा, वो खौफ जो उसने पूरी दुनिया के अंदर बनाया हुआ था, वो तो उसका खत्म हो गया है। अब आप सोचिए जरा, हमास का हमला होता है, इनके इंटेलिजेंस इदारे फेल हो जाते हैं, वो आते हैं, इनके 300-400 फौजियों को पकड़ते हैं, जिसमें इनके जर्नैल हैं, कमांडर हैं, इनके बड़े बड़े लोग हैं, उसके अलावा आम लोगों के घरों में घुसते हैं और वो उनको कैद करके ले जाते हैं। अब 38 दिन हो गया, वो इनको रिहा नहीं करवा पाए। अब दुनिया कह रही है यार तुम्हारी ताकत क्या थी, वो तुम्हारे आगे आकर तुम्हें घुटनों में घुसेड़ कर चले गए। और अब इन्होंने मुसाद के साथ, यानी एक डील फाइनलाइज कर रहे हैं, हमास और मुसाद के दरमियान एक डील हो रही है जिसको कतर और मिस्र भी डील फाइनलाइज करवा रहा है कि कैदियों का तबादला करना है। नेतन्याहू कह रहा था मैं तो कभी नहीं करूंगा। अब आप सोचिए जरा कि इतनी बदनामी हो रही है, ये दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स का हाल है। उसके बाद आप सोचिए जरा कि इस मामले पर इनका असला, इनकी बहुत सारी चीज़ें, इनके टैंक्स वो हमास के कब्जे में चले गए हैं। और कल अबू उबैदा ने जिस तरह बात की, उन्होंने हमास के तर्जुमान, उन्होंने कहा हम 160 से ज़ायद टैंक इनके तबाह कर चुके हैं और टैंक्स बख्तरबंद गाड़ियाँ 1-1 अरब की हैं। इमेजिन कर लें कि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं कि सबसे ज़्यादा उनको टॉप लेवल पर रेटिंग दी जाती थी, और वो आते हैं, वो मिसाइल मारते और तबाह कर देते हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि सबसे ज़्यादा एक और इनको प्रॉब्लम ये है कि हमास को कैसे पता था कि फ़लानी जगह पर इनका जर्नैल है, वो उठाकर ले गए उसको, यहाँ उनका ब्रिगेडियर बैठा हुआ है। हमास के जो बहुत सारे लोग थे, या इनको ख़ास तौर पर, उनको कैसे पता था कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के जो ठिकाने हैं वो यहाँ पर है। उन्होंने इनको तबाह किया, इनका डाटा पकड़ा, लैपटॉप कब्जे में लिया। फिर उसके अलावा आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल है कि इनके जो कैदी पकड़े उनमें इनके जासूस भी शामिल हैं। बहुत ज़्यादा उनका जो जंगी सामान है वो इस वक्त हमास की कैद में चला गया है। यानी ये जो अपने जासूसी के आलात दुनिया को बेचते थे, दुनिया ये कह रही है कि तुम ही हिफाजत नहीं कर पाए, क्योंकि वो आलात बेचकर इसने दुनिया को कहा था कि देखो हम लोग हिफाजत करेंगे, हमारे जासूसी के आलात बड़े फ़ायदेमंद होंगे, ये होगा वो होगा। वो तो हो नहीं पाया इनसे, और दुनिया सारी इनसे डिमांड करी है कि चल क्या रहा है, क्योंकि यही चीज़ें तो ये दुनिया को बेचा करते थे, और कह रहे तुम्हारी जासूसी किधर गई। और आप अंदाज़ा कर लें कि सबसे एक अजीबोगरीब बात है कि इनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो नाकाम हुआ है।
इतने रॉकेट दागे गए हैं, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि आप ये देखें कि इस वक्त 3 लाख के करीब इसराइली मुल्क छोड़कर चले गए हैं। लाखों के करीब जो खासतौर पर लिबनान के बॉर्डर पर थे, दीगर जगहों पर थे, पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं। वहाँ से इनको उठाया है और जाकर इलाज शहर के अंदर इनको मुंतकिल किया है। जो रॉकेट मारे गए इनका आयरन डोम बुरी तरह नाकाम हुआ है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इन्होंने जो 160 टैंक ख़ास तौर पर तबाह किए हैं, उनमें 800-900 के करीब है, उससे भी ज़्यादा फौजी है। और फौजियों की तादाद जो हमास के लोग क्लेम करते हैं वो तो 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा है, लेकिन इजराइल के लोग कहते हैं नहीं जी इतनी नहीं है। अब आप सोच लें ज़रा, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के एक दबदबा था, खौफ था पूरी दुनिया के अंदर कि अमेरिका उसको मालूमात देता है, यूरोप देता है, उसको दुनिया भर से मालूमात मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं 7 अक्टूबर का इनको पता ही नहीं चल पाए। नेतन्याहू की लड़ाई हो रही है अपने चीफ से, वो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो कहते हैं तुम ड्रोन लेकर जाते हो, रॉकेट से मार देते हैं। अब आप ये देखें कि सबसे बड़ा यहाँ पर एक मसला इनके लिए पैदा ये हो रहा है कि दुनिया के अंदर जो इनकी ताकत थी, दबदबा था, वो ख़त्म हुआ और लोगों ने इनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अपने मुल्कों में एहतजाज पीक पर पहुंचा हुआ है कि इसराइल इतनी दहशतगर्दी कर रहा है और हम आगे से उनको जवाब ही नहीं दे पा रहे। यानी और बड़े बड़े ममालिक के जो ख़ास तौर पर नकाब थे वो उतर गए हैं और दुनिया के अंदर पता चल गया है कि कौन कहाँ पर खड़ा है, एक पोजीशन सबने ले ली है। अब इसके बाद एक बात ज़हन में रखें कि ये जो दुनिया के अंदर शुरू हुआ है कि जी हमने मैकडॉनल्ड का बाइकआउट करना, फलाना करना, इससे इसराइल को फ़र्क हो ना हो, इसराइल की अंदर जो कंपनीज हैं वो बैंकरप्ट हो रही हैं। देखिए उनका इशू ये है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं आ रही, इन्वेस्टर सारा भाग गया है, टूरिज्म ख़त्म हो रही है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो दुनिया भर में इसराइल विजिट करने जाते थे कि बड़ा खूबसूरत है, इलाज शहर जाते थे और बहुत सारी चीज़ें जाते थे, उन्होंने जाना छोड़ दिया है। वो कहते हैं जी हमने नहीं जाना, इन्होंने बच्चों को मारा है। और दुनिया के अंदर जो जालिम बर्बरियत की मिसाल है वो सारी ज़िंदगी इसराइल के लिए हो गई है और इनका नैरेटिव बिक ही नहीं रहा दुनिया के अंदर। लोग इनको कह रहे हैं तुम्हें आकर वो मार जाते हैं, तुम्हारा नैरेटिव नहीं बिक रहा। मीडिया के ऊपर जो पहले कहा करते थे जी वो ऐसे हो गया, इन्होंने कंट्रोल किया था, वो भी नहीं। अब इसके बाद उनकी जो करेंसी है वो गिर रही है, उसके बाद इनकी इकॉनमी जो है वो भी कोलैप्स हो रही है, इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है। अब आप सोचिए ज़रा, 30 अरब डॉलर की तो खाली इन्होंने न्यू शेकल जो है इनकी करेंसी वो मार्केट के अंदर फेंके है। अब आप सोचें कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ इतने एहतजाज हो रहा है कि दुनिया के अंदर छोड़े, इसराइल के अंदर एहतजाज हो रहा है, उसको कह रहे हैं कि तू रिजाइन कर, तू कैदियों को नहीं छुड़वा पाया, तेरी इतनी औकात नहीं है, तूने तो हमें कहा था कि ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हमें अमेरिका और दीगर जगहों से लेकर आया था, तो ये तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब आप ये देखें कि दुनिया के अंदर एक और भी चीज़ हुई है कि अगर आप न्यूक्लियर ताकत के हामिल हैं तो फर्क नहीं पड़ता। ये अब वो बात खत्म हो गई कि न्यूक्लियर एक मुल्क है और दूसरा नहीं। हमारे के लोग वो कह रहे हैं न्यूक्लियर तो नहीं है, लेकिन वो उनके टैंक्स तबाह करें और वो कंधे के ऊपर रखते हैं मिसाइल और धड़ल करके मार दे और टुकड़े टुकड़े हो जाता है ड्रोन। वो कह रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी उनके पास अगर नहीं है तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। आप बताइए, आप कंधे पर इतना वजनी जो है वो रख कर आप भाग रहे हैं और वो भी वो लोग जिनके पास खाने को कुछ ना, और वो कह रहे हैं कि कैसे हो रहा है तुम्हारी, कहाँ पर गई है इंटेलिजेंस, कहाँ पर चीज़ें हैं। इसराइल का वज़ीर आज़म जो हुआ करता था उसकी एक बड़ी इज्जत होती थी दुनिया के अंदर, बड़ा दबदबा होता था। नेतन्याहू का इज्जत और दबदबा वो सारा कुछ खाक पे मिल गया है। फौज के साथ वो बैठता है, किसी को समझ नहीं आ रही और नफरत की आग भरी हुई है इस वक्त। आप ये देखिए कि मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर हमारी मस्जिद अक्सा को कुछ होता तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। वो फिर अपने ममालिकों पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम इनसे बदला लो, तुम कर क्या रहे हो। अब आप ये देखिए कि इस मामले के ऊपर एक और कहानी खुली है जिसमें ये चीज़ सामने आ गई है कि इसराइल की अपनी ताकत है या नहीं है, लेकिन वो दुनिया सारी को कंट्रोल करता है। अमेरिका से लेकर सारी दुनिया को, और उसने आलमी इस्लाम के लीडरान को मरवाया है, वो कंट्रोल करता है। अब आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में इनके खिलाफ जो इस वक्त नैरेटिव बन रहा है वो इतना ख़तरनाक है, इतनी नफरत पैदा हो गई है। मुसलमान तो छोड़िए, गैर मुस्लिमों के अंदर बड़ी नफरत है, क्योंकि इन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल से लेकर तमाम हॉस्पिटल्स, आप ये देखिए कि अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर जो ICU में थे वो सारे के सारे शहीद हो गए, क्योंकि उनको मिली नहीं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, फ्यूल नहीं मिला। इन्होंने बिजली मुनक़ता कर दी, सारा राब्ता ख़त्म कर दिया, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी जानें चली गई। अब आप सोचिए, अगर ये हेल्थ वर्कर बर्तानिया में होकर फूट फूट कर रो रही है, मैसेजेस पढ़ पढ़ कर सुना रही है और कह रही है कि देखो
क्या वहां से मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हम जिंदा नहीं बचेंगे। इतनी तकलीफ में वो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। बरतानिया समेत दुनिया भर, इनका क्या ताल्लुक है बताइए गजा से, लेकिन इनके जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो वहां से मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अब दूसरी वो चीज़ छिड़ गई है कि ये सब कुछ मज़हब के नाम पे। ये तो कहते थे जी हमने, एक चीज़ इन्होंने सारी दुनिया में कहा था कि जी सारी दुनिया के अंदर हमें जलील किया गया था, हमारे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं था तो हम यहाँ पर आए। लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन, वो हिस्ट्री पढ़े कि फ़लस्तीनियों ने तुम्हें पनाह दी और तुम उन्हीं को मुल्क खा गए हो। तो इस सूरत हाल में नज़र आ गया वो क्लियरली बात कि ये असल में तीसरी जंग अजीम करवाना चाहते हैं, इन्होंने टेम्पल बनाना है, इन्होंने तमाम चीज़ें करनी है। तो वो तो सबको क्लियर हो गया है। और आप ये देखें कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर यानी इन्होंने इतना कब्जा किया। अब गजा के अंदर नेतन्याहू ने कहा मैंने इनको वापस नहीं आने देना। यानी आप ये देखें कि इसके बाद एक और मामला जो बड़ा खतरनाक है कि 3 लाख लोग तो इसराइली छोड़कर चले गए हैं, बाकी भी छोड़कर जाने को तैयार है। अगर ये लिबनान की भी लड़ाई बढ़ती है, हिजबुल्लाह भी आ जाती, आप सोचे वो इतना खौफ में जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किसी भी वक्त कोई रॉकेट आकर गिर सकता है, कोई भी चीज़ आकर गिर सकती है। हो सकता है ये मिस कर जाए आयरन डोम जो कि अभी किया है, कई लोग मारे जाते हैं, कहते आकर गिर गया मार गया तो हम तो मर जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में इन्होंने जो वादे किए थे जी, हमारी एयरफोर्स बड़ी अच्छी है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे बड़े अच्छे हैं, आप अमेरिका छोड़कर आए, अपने वतन आए, फलाना आए, 2000 साल पहले हमारा था। वो कहते हैं कि आज तक ये लोग तो, यानी हमास के जो तर्जुमान है उन्होंने एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसे बंदों को चूज़ किया है जो तुम्हारे लिए मौत है और वो मौत से मोहब्बत करते हैं। वो तो कफन सर पर बांध कर तैयार होते हैं लड़ने के लिए, तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो। अब आप सोचें कि इस सारी सूरत हाल में इन्होंने जिनकी ज़मीनों पर कब्जा किया, इसराइल बनाया, इस वक्त इस फ़लस्तीनियों से ज़्यादा इसराइल के लोग खौफज़दा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को इन्होंने मारा है और उन्होंने इंतकाम लेना, और ये ना वो इंतकाम हमसे ले लें। और वो कह रहे हैं कि आज हमला हुआ कल फिर, इतनी खौफ में वो जी रहे हैं। उनको रातों को देखिए आप 24 आवर्स आपके मुख्तलिफ शहरों में सायरन बजे, आप सो रहे हैं, अचानक आपकी आंख खुल जाती है और सायरन बज रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर शेल्टर में चले जाएं। आप सोचें वो खौफ आपने कभी महसूस किया है कि आप शेल्टर डाउन चले जाएं और आप घरों के अंदर चले जाएं, नीचे चले जाएं, आप, क्योंकि आपको नहीं पता आपके घर के ऊपर मिसाइल आकर लग सकता है, आपके मोबाइल के ऊपर हर वक्त धड़का मैसेजेस आ रहे हैं और सायरन के अलर्ट्स आ रहे हैं। आप सोचो वो इतना खौफ, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि किसी भी वक्त ये लोग हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे हमें मारने के लिए, और इसमें हमारी फ़ौज और ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि मीडिया का किरदार, जो हमेशा से इसराइल को इन्होंने बनाकर रखा हुआ था, एक बड़ी मासूम सी चिड़िया, इसराइल बड़ा अच्छा है, इसके साथ जुल्म हो रहा, दुनिया ने तो इनकी बर्बरियत देखी है। वो कहते हैं ऐसी बर्बरियत, ऐसी बर्बरियत, हमने तो अपनी ज़िंदगी में इनकी बर्बरियत नहीं देखी। अब आप सोचें ज़रा, कभी आपने दुनिया में देखा था इतने बड़े पैमाने पर इसराइल के खिलाफ लोग निकलेंगे, अपनी हुकूमतों को कह रहे हैं कि इनसे ताल्लुकात तोड़ें। वो तो छोड़िए, इसराइल के अंदर अपने लोग निकले हुए कह रहे हैं कि अभी तक तुम कैदियों को रिहा नहीं करवा पाए। उधर हमास ने कहा है कि हम तो तैयार है रिहा करने के लिए, ये भी असल में नहीं रहा। उधर से आप देख लो दुनिया भर के ममालिक में, आप अफ्रीका को देख ले, जनूबी अफ्रीका को देख ले, सारी दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर इनके खिलाफ नफरत आमेज चीज़ें सबसे बड़ी। यानी ये जो हमेशा से कहा करते थे कि जी असल में इसराइल के ऊपर हमला होता है तो इसराइल को डिफेंस का हक है, लेकिन आप अंदाजा कीजिएगा पहली मर्तबा लोग कह रहे हैं कि इसराइल ने जो बर्बरियत की है फलस्तीनियों को हक दे ताकि वो इसराइल से लड़े। ट्रंप जैसा बंदा उठकर ये कहने पर मजबूर हो गया है कि इसराइल ने बर्बरियत किया। बताएं मैक्रोन का क्या मुसलमानों से लेना देना? वो मैक्रोन उठकर इसको कह रहे हैं कि तुमने बर्बरियत की है। अब आप सोचिए ज़रा कि उसके बाद इन्होंने कहा जी रूस उसमें एंटर हो गया है, फलाना हो गया, जंग फैल रही है, मुस्लिम ममालिक के ऊपर दबाव उनके अवाम की तरफ से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने गजा को फतह करने की कोशिश की तो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मस्जिद अक्सा की तरफ आए तो ये तो तीसरी ट्रिगर, यानी आप समझ लो दब जाएगा बटन वो तीसरी जंग अज़ीम का। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया पर बड़े बड़े मामलात आश्कार हो गए हैं। दुनिया को पता चल गया है कि मामलात क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ रुख जा रहा है। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बड़े वाज़ेह हो गए हैं, दुनिया के अंदर बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन इसराइल का वो जो मासूम चेहरा था वो जिस तरह, और इसकी जो वीकनेस सामने आई है, उफ,
उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना वीक और खोखला इजराइल अंदर से निकला, इतना बुजदिल और डरपोक निकला है, वो अंदाजा ही नहीं कोई कर सकता कि इतनी बुरी तादाद के अंदर इजराइल के साथ ये सब होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।